आज भी हम चंद्रमा पर ही डिस्कस करेंगे कि चंद्र ग्रह को जन्म पत्रिका में किस प्रकार से देखा जाता है, किस प्रकार से समझा जाता है। उसी के विषय में आज हम फिर से वार्तालाप करने वाले हैं। तो आप मुझे बताइए कि चंद्रमा के बारे में आप और कोई पॉइंट समझना चाहते हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। आपके दिमाग में कोई बात आ रही हो? गुरु जी, अगर जैसे कुछ कुंडलियों में माता का सुख ही नहीं होता, मतलब बचपन में ही बच्चे की मदर की डेथ हो जाती है, तो उसको हम किस तरीके से देख सकते हैं? मतलब अगर किसी ने हमें नहीं बताया और हम तो देख सकते हैं, तो मतलब ऐसा कुछ। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी हम किसी घटना को देखते हैं तो हमारे सामने समस्या ये होती है कि हमने जो पढ़ा हुआ है वो कई बार काम नहीं आता। हमने पढ़ा होता है कि माँ का कारक चंद्रमा है और माँ का भाव फोर्थ हाउस है। कभी कभी दोनों के डिस्टर्ब होने से भी माँ जीवित रहती है, और कभी कभी दोनों इतने ज्यादा मात्रा में डिस्टर्ब नहीं भी है तो भी माँ का सुख नहीं रहता है। तो ये कंफ्यूजन जो है स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बन जाता है। तो हमें ज्योतिष में टेक्निक को सीखना पड़ता है। तो हम एक इसे क्वेश्चन ही पूछ रहे थे। एक मिनट कल्पना जी, एक बात पहले से चल रही है ऑलरेडी। ऑलराइट ऑलराइट मैं सर। आपकी बात पे ही आऊंगा। अच्छा। मैं आज की क्लास आप लोगों के क्वेश्चन आंसर पर ही आ रहा हूँ। तो हम्म। इसलिए आज पहला क्वेश्चन समझ लीजिए दोबारा, जो लोग नए ज्वाइन किए हैं। हम्म। अंशु जी ने क्वेश्चन रेज किया है कि माँ के सुख को किस प्रकार से देखा जाता है कुंडली के अंदर। हम्म। तो हमारा जो प्राइमरी स्टेज पर जो देखने का बनता है वो बनता है कि कुंडली का चौथा भाव कैसा है। फिर हम देखते हैं कि चंद्रमा कैसा है। पर यहाँ पर एक चीज हमें और पकड़नी पड़ेगी। कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जो कि माँ की आयु की वृद्धि करते हैं। जैसे कि चंद्रमा के आठवें में बैठना। अगर चंद्रमा आठवें भाव में बैठता है तो व्यक्ति की खुद की आयु की वृद्धि भी कर देता है और माँ की आयु की वृद्धि भी हो जाती है। अब ये बड़ा अटपटा है, क्योंकि अभी तो सिखाया था कि चंद्रमा आठवें में नीच राशि में हो जाता है ना। ये चीज आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझनी होगी। चंद्रमा आयु का कारक ग्रह बताया गया है लाल किताब में भी और वैदिक ज्योतिष में। देखिए, मेन मेन पॉइंट है ना जो वो हर किताब में सेम ही बताए गए, यानी कि आयु की वृद्धि करने वाला। दूसरी बात है, मंगल जो होता है, मंगल जो है माँ की आयु से बड़ा गहरा संबंध रखता है। उसके पीछे का रीजन है कि मंगल धरती पुत्र है, जमीन है। और हम सनातनी लोग जमीन को भी माँ कहते हैं ना, धरती माँ। जमीन तो हमारी माँ है, हमारी माता है। कुछ लोग सुबह सुबह उठते हैं तो उठते ही सबसे पहले धरती को स्पर्श करते हैं और माथे पर लगाते हैं और कहते हैं हम अपनी माता को नमस्कार कर रहे हैं, धरती माता को नमस्कार कर रहे हैं। तो माँ एक हमारी वो है धरती, और एक चंद्रमा है जो ऊपर है, और एक धरती माँ नीचे है। दो माँ है। तो यहाँ पर हम अक्सर मंगल को भूल जाते हैं। चौथा भाव चंद्रमा और मंगल, तीनों की इक्वेशन बिगड़ जाए, फिर से बताऊंगा। चौथा भाव चंद्रमा और मंगल अगर तीनों की इक्वेशन बिगड़ जाए आपस में, या ये एक दूसरे को मदद ना दें,
तो ऐसे में माता के सुख में बड़ी कमी हो जाती है और ये शुरुआत से ही ये समस्या खड़ी हो जाती है। अब इसमें भी हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो चंद्रमा हमें मिला है वो किस तरह का चंद्रमा मिला है। जैसे पहले घर का चंद्रमा, इस पहले घर के चंद्रमा को आप ऐसे समझो जैसे कि आपके घर में घड़ा रखा हुआ है पानी से भरा हुआ, और ये वो वाला घड़ा जो जिसका पानी हम पीने में इस्तेमाल करते हैं। जो लोग गांव से संबंध रखते हैं वो जानते हैं, जो पीने का पानी का घड़ा होता था वो नया होता था, ताजा होता था, और 6 महीने 8 महीने उसका पूरा उपयोग किया जाता। अगले सीजन में नया घड़ा लाया जाता था, और जो पुराने घड़े होते थे उनमें भी पानी भर के रखा जाता। पर पुराने घड़ों का पानी कुछ अन्य कार्यों में इस्तेमाल होता था, जबकि नए घड़े का पानी पीने में इस्तेमाल होता। तो पहले घर का चंद्रमा बिल्कुल ऐसे ही नया ताजा घड़ा है, जिसमें पानी तो भरा हुआ भरपूर है, और वो सबकी प्यास बुझाता है, सबके लिए अच्छा है। अब ऐसे में माता का सुख विशेष सुख कहा गया है। माँ का सुख विशेष है। अगर दूसरे भाव का चंद्रमा है, इसको कहा गया है कि जैसे पहाड़ों से पानी का झरना गिरता है ना, पानी कैसा गिरेगा तो सहज गिरेगा। जब पानी ऊपर से नीचे आएगा तो उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये जल का अपना सहज स्वभाव है कि जब भी पानी को ऊपर से गिराओगे तो नीचे आराम से आएगा। तो झरने का पानी हमेशा गिरता रहता है, इसीलिए इसे उच्च का चंद्रमा कहा गया है, सेकंड भाव। यहां भी माता का सुख विशेष कहा गया है, क्योंकि यहां पर भी सहज गति से व्यक्ति को माँ का प्रेम प्राप्त होता है। पर तीसरे भाव का चंद्रमा, इसको रेगिस्तान का पानी कहा गया है। अब रेगिस्तान के पानी में क्या है भाई, समस्या तो ये हो गई कि भाई इसे जंगल का पानी कह लो या रेगिस्तान का पानी कह लो। जैसे जंगल में पानी ढूंढना पड़ता है, ये नहीं पता कि कहाँ है कहाँ नहीं है, डायरेक्शन का नहीं पता, ये नहीं पता। ये मामला थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है तीसरा चंद्रमा माँ के संदर्भ में। चौथे भाव का जो चंद्रमा होता है ये ऑटोमेटिक जमीन से निकलने वाला पानी, चश्मा, जैसे कहीं पर फवारा फूट पड़ता है, जमीन से पानी निकलता है और लगातार निकलता ही रहता है अंदर से जमीन से, जिसे चौथे भाव का चंद्रमा कहा गया है। ये भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कहते हैं जो वाटर सोर्स अपने आप फूट करके बाहर आता है वो बहुत लंबा चलता रहता है, पानी देता रहता है। पांचवें जो घर का चंद्रमा है वो चंद्रमा एक नहर की तरह होता है। जैसे हमारे शहरों तक पानी पहुंचाने के लिए वाटर सप्लाई वाले नहरों का इंतजाम करते हैं, पर ये वो वाली नहर है जिसमें कभी कभी सैलाब भी आ जाता है, जिसमें कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है। यानी कि पांचवे का चंद्रमा है तो अच्छा, पर कभी कभी ये माँ को प्रॉब्लम में भी डाल देता है। छठे का चंद्रमा, अब जो छठा का चंद्रमा है ये पाताल लोक, छठा भाव क्या है, पाताल, जमीन के नीचे का, यानी कुएं का पानी। अब इसका भी भरोसा कम है। अब कुएं का पानी या तो मीठा निकल जाए, ना निकले तो कड़वा निकल जाए। अब आप लोग जो गांव में खेत खलियानों में जो है वो जब अक्सर पानी निकालने की जब बातें करते हैं तो ये बड़ा दिमाग लगाते हैं कि यार मीठा पानी कहाँ मिलेगा, उसके लिए पूरी जांच पड़ताल करते रहते हैं, परंतु एग्जैक्टली भरोसा नहीं होता। क्योंकि 10 फुट के बाद हो सके मीठा पानी मिल जाए, थोड़ा 20 फुट के पार जो है कड़वा पानी निकल जाए, मतलब पानी अच्छा ना हो। और कुछ तो इलाके ही ऐसे होते हैं जहाँ पानी मीठा जल्दी से निकलता ही नहीं है, ये आपने देखा होगा। तो छठे के चंद्रमा की उपमा की गई है कुएं से, गहरे कुएं से, और जो बहुत लंबे समय तक जिसका पानी नहीं चलता, यानी ये माता के लिए कष्टकारी है, ये माता के लिए कष्टकारी है।
सप्तम भाव का चंद्रमा माता के लिए उपयुक्त है, बढ़िया है, उत्तम है। क्योंकि इसको आप ऐसे समझो कि खेत खलिहानों में देने वाला पानी, कि जो मैदान का पानी आ रहा है नालियों के थ्रू और उसके थ्रू, जैसे खेतों में आपने सिंचाई देखी होगी, जो नहरों से भी पानी दिया जाता है खेती के अंदर, ये पानी, खैर कुल मिलाकर के सप्तम का चंद्रमा बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब आठवें के चंद्रमा में ट्रिक है। इसको अमृत वाला पानी भी कहा गया है और खालिश जहर भी कहा गया है। ये अमृत वाला पानी भी और खालिश जहर भी। अब इसमें भी ट्रिक, अगर ऐसे में मंगल साथ दे जाए, अगर कुंडली में मंगल साथ दे जाए, यानी कि मंगल बढ़िया हो, तो निश्चित रूप से ये अमृत वाला है। इसमें माँ की आयु भी बढ़ जाएगी, खुद की आयु भी बढ़ जाएगी। और अगर मंगल साथ ना दे तो ये मामला गड़बड़ कर देता है। और अगर मंगल साथ ना दे, लड़के की कुंडली में ये चंद्रमा आठवें हो, तो उसमें औरतों वाले गुण मिल जाएंगे। वो बहुत जल्दी घबरा जाएगा, हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा। मंगल साथ दे जाए तो हो जाए। पर लड़की का अगर चंद्रमा आठवें में हो, तो वो हर हालत में बोल्ड होगी, चाहे मंगल कैसा भी क्यों ना हो। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये विशेष ट्रिक बता रहा हूं आपको। लड़की की कुंडली में चंद्रमा आठवें, इंडिपेंडेंट विचारधारा, बोल्ड मिलेगी, बिल्कुल नहीं घबराएगी, डरेगी नहीं, हर तरह की मुसीबत को झेलने की ताकत ऐसी महिला रखती है और बुलंद रहती है, बिल्कुल भी घबराती नहीं है। पुरुषों से बात करने में नहीं घबराती, पुरुषों को डील करने में नहीं घबराती, बल्कि पुरुष उससे डरते हैं। अगर बॉस बन जाए तो पुरुषों के पसीने छूटे रहते हैं उनके सामने। मतलब इतनी बोल्डनेस उन महिला में होती है। तो मैं ये चंद्रमा की कुछ विशेष परिस्थितियां बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक तो हमने पढ़ा भी चंद्रमा आठवें में जाके नीच का हो जाता है। तो कई बार हम गलती खा जाते हैं, अरे चंद्रमा नीच का आ गया तो ये क्या करें क्या ना करें। पुरुष के मामले में वो फिर घबराता फिरता छिपता फिरता है, उल्टा हो जाता है, क्योंकि उसमें स्त्रैण गुण आ जाते हैं। स्त्रैण गुण से बचाओ। स्त्रैण गुण का मतलब जैसे महिलाएं, जो स्त्रियां घरेलू महिलाएं होती हैं, अक्सर अन्य पुरुषों से बात करने में भी कतराती हैं, खुल करके बात नहीं कर पाती हैं, या अपनी इंडिपेंडेंट विचारधारा को व्यक्त नहीं कर पाती हैं। स्टेज फ्राइट होता है, सबके सामने नहीं बोल पाती हैं। तो जो एक हेजिटेशंस होती है, वो फिर वो हेजिटेशन उन पुरुषों में पाई जाती है। अगर मंगल साथ दे जाए तो थोड़ा बहुत फिर भी बैलेंस कर जाता है, नहीं तो पुरुषों के अंदर फिर कमजोरियां आने लग जाती। परंतु जो नवम भाव का जो चंद्रमा होता है, इसे बड़ा शुभ माना गया है। इसमें अगर मदर की आयु जाएगी तो बहुत लंबी जाएगी, 80 साल, 90 साल, 95 साल। क्योंकि इसकी उपमा दी गई है समंदर के पानी से। अब पानी तो खा रहा है, पर पानी बहुत है, पानी की मात्रा बहुत है। यानी कि माँ को शारीरिक तकलीफें हो सकती हैं, कभी नी रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, कभी कोई बीमारी, कभी कोई परेशानी, पर उम्र बहुत लंबी जा रही है, उम्र का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नवे का जो चंद्रमा है, इसको समझे समुद्र का पानी। खूब पानी की कोई कमी नहीं है, जल ही जल है, पर वो खारा है, पीने लायक नहीं है इतना। मतलब ये जरूरी नहीं कि उसमें बहुत हेल्दी हो मदर, एकदम तंदुरुस्त हो, ऐस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसी प्रकार से दसवें का जो पानी होता है, ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे पहाड़ों के अंदर रुका हुआ पानी। पहाड़ है, जैसे पत्थरों में आप कभी ऋषिकेश जाते हैं तो वहां जैसे चार पांच पत्थर बड़े बड़े आ गए, चट्टाने टाइप के, और उसमें थोड़ा सा पानी इकट्ठा पड़ा हुआ है, रुका हुआ सा पानी ना। कुछ लोग मेरे जैसे जो तैरना नहीं जानते, वो कहते यही सेफ जगह, यही बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ से तो बह के जा नहीं सकते हैं गंगा जी के अंदर। तो वो उसी के अंदर अपने मस्ती लेते रहते हैं। खैर, उसका मतलब है रुका हुआ पानी। यानी कि ये माँ की आयु को तो इतना नुकसान नहीं पहुंचाता, पर ये बहुत अच्छी आयु की गारंटी भी नहीं देता। मतलब जल्दी आयु की भी मतलब दिक्कत नहीं है, पर बहुत लंबी आयु की भी कोई गारंटी नहीं है इसकी।
क्योंकि इसे कहा गया है पहाड़ों में रुका हुआ पानी, क्योंकि फ्री फ्लो ऑफ वाटर जो है प्रकृति में वो बहुत अच्छा माना जाता है। 11वां का जो चंद्रमा होता है वो समझो बरसाती पानी। बरसात का कोई भरोसा थोड़ी है, आकाशवर्ती का काम का कोई भरोसा थोड़ी है। जैसे हमारे ब्राह्मण समाज में जो लोग पंडिताई का काम करते हैं, पुरोहिताई का काम करते हैं, तो उसे कहा जाता है आकाशवर्ती। आकाशवृत्ति का मतलब ये होता है कि बरसात हो जाए तो ठीक, ना हो जाए ठीक है। यानी कोई यजमान आ गया तो ठीक है, नहीं आ जाए कोई गारंटी थोड़ी है यजमान आएगा ही आएगा। तो आकाशवर्ती काम यानी पाठ पूजा से रिलेटेड जो काम है उसे आकाशवर्ती काम कहा जाता है। कुल मिलाकर के 11वें का चंद्रमा है, इसमें भी कोई गारंटी नहीं है। हो जाए तो मतलब माँ का साथ मिले तो बहुत लंबा मिल जाता है, और ना मिले तो कोई भरोसा नहीं। ये भी डाउटफुल केस है। 12वें का जो चंद्रमा होता है ये बड़ा दिक्कत वाला बात है। ये भी पाप है तो बारिश का पानी, पर इसमें ये वो वाली बारिश है जिसमें ओले भी पड़ जाते हैं, जिसमें जो ओले होते हैं बर्फ के गोले आसमान से वो भी पड़ जाते हैं। तो ये जो चीज है ये अच्छा नहीं माना जाता। 12वें का जो चंद्रमा है ये कई बार खराब कर जाता है। तो ये अंशु जी मैंने बताने की कोशिश की है कि चंद्रमा को भाव के अनुसार भी देखना है कि कैसे क्या है। कुछ चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, उसमें से आपको अंदाजा लगा। हमने ये देखना है कि जो जो चीजें जिम्मेवार हैं, अगर उसमें मैक्सिमम डेंट लगा हुआ है तो फिर पारिवारिक रिश्तेदार की या जो हमारे खास ग्रह से रिलेटेड रिश्तेदार हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, उनके सुख में भारी कमी आ जाती है। एक आधा पॉइंट गड़बड़ होने से इतना फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। फिर भी ये जितना अभ्यास आप करेंगे ना, मैं कहूंगा इसमें अभ्यास बहुत काम कर देता है। ज्योतिष में बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको नए सूत्र अपने आप पकड़ में आने लगे। जब एक ही तरह से बार बार समझेंगे तो चीजें आएंगी सबको। अब जी कल्पना जी बताइए क्या आपका क्वेश्चन था। सर, मेरा क्वेश्चन था, अगर सेवेंथ हाउस में हम सैटर्न तो जैसे हम उच्च का हो जाता है और उसके साथ मून आ जाए, तो हम उसको कैसे असेस करेंगे? क्या वो मैरिटल लाइफ को अफेक्ट करेगा? क्या उसको हम कैसे असेस करेंगे, सेवेंथ हाउस का पहले चंद्रमा तो का? हमारा कल्पना जी मून का विषय चल रहा है, हम यहाँ पे मून के विषय को ही रखेंगे। ओके सर। मैंने कल बताया था चंद्रमा के साथ जब भी शनि आ जाए, शनि जो है ऐसी दुश्मनी पाल के बैठा है चंद्रमा के साथ कि बख्शता नहीं है चंद्रमा। ओके। चंद्रमा को बिल्कुल भी बख्शता नहीं है। यहाँ पर ये समझो, यहाँ चंद्रमा बेचारा बहुत प्रॉब्लम में फंस जाता है जब भी शनि के साथ। इसीलिए इसे वैदिक ज्योतिष में विष दोष कहा गया है। चंद्रमा यानी दूध, बड़े ढंग से समझना। चंद्रमा यानी दूध और शनि यानी नमक। अब दूध में अगर नमक डाल दोगे तो दूध का क्या हाल होगा, क्या वो पीने लायक रहेगा? ये चीज ध्यान रखना। लाल किताब में नमक जो होता है वो शनि का है, सैटर्न का नमक, सेंधे नमक को छोड़ के। पर जो नमक है वो शनि हो जाए। अब दूसरा तरीका से, सप्तम भाव का शनि बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए उसको नमक से कल्पना की। परंतु शनि का एक रूप जहर भी है। शनि का एक रूप जहर भी है। अगर ये सप्तम के अलावा किसी और जगह पर बैठता, शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन, तो आपने ये कहना था दूध में जहर की कुछ बूंदे गिर गई। अब नमक का दूध तो थोड़ा बहुत आदमी पी भी ले, कम से कम मरेगा नहीं। परंतु जहर मिला हुआ दूध क्या पी सकता है? वो नहीं पिया जा सकता। तो इसे कहते हैं मन में जहर घुलना। मन में जहर घुलना। सप्तम में शनि चंद्र साथ होंगे। शनि चूंकि उच्च का है तो इसमें कहेंगे
मन में क्या होना, खराश पैदा हो जाना। खराश पैदा होने का मतलब क्या है? ईर्ष्या। ईर्ष्या भाव ऐसे व्यक्ति में विशेष होता है, और व्यक्ति तुलना बहुत करता है, कंपैरिजन बहुत करता है लोगों के साथ, जिसके कारण, कंपैरिजन के कारण ही वो अपनी जिंदगी में खामखाई खुशी के अंदर आग लगाता रहता है। उसको दिक्कत कुछ नहीं होती है, पर खामखाई की तुलनात्मक सोच के कारण वो अपना मूड खराब करता रहता है। भाई मूड अननेसेसरी खराब नहीं है, फियर। चीजें उसके पास सब कुछ है, हर चीज परमात्मा ने दी है, हर चीज परमात्मा ने बख्शी है उसको, पर अपनी चीजों को, जो मिल गया उसको नहीं देख रहा, जो नहीं मिला उसको देख रहा है। फिर अननेसेसरी के फियर्स भी आते हैं ऐसे जने को, जैसे कोई चीज नहीं हो रही हो और वो अपने आप ही दिमाग में सोच लेते हैं, एंड देन वो वाली चीज। इम्पेशंस होता है कल्पना जी, इम्पेशंस होता है, धैर्य की कमी होती है। जैसे कि उनको लगा कि यार मेरे पास तो एप्पल का फोन आना चाहिए। आप किसी को फोन किया, उसने कहा कोई बात नहीं जी, कल पंडित जी आपके पास एप्पल का फोन आ जाएगा। अब जब कल आया तो पता चला, उसने फोन कर दिया जी अभी तो 7 दिन लगेंगे, अभी तो नहीं आ पाया वो बस वो फिर 7 दिन उनसे वो सहन नहीं होता उनसे, वो फिर उनको ऐसे लगता है पता नहीं उनकी ऑक्सीजन छीन ली हो उनसे, क्योंकि उन्होंने तो आज का पूरा प्लान बना लिया था दिमाग के अंदर। तो वो फिर कुछ कुछ सोचने लग जाते हैं, इसने मुझे झूठ बोल दिया, इसने मुझे ये कर दिया, इसने मुझे वो कर दिया। तो इसे फियर्स का ना कह करके हम ये कह सकते हैं कि उनमें धैर्य नहीं होता, किसी चीज का मन बना लेते हैं तो फिर वो ऐसा ही करते हैं। हाँ अरुण प्रकाश जी। सर, मेरा एक कंफ्यूजन है जी। कि मेरा जैसे 8वें में चंद्रमा है, जी। 7 में शुक्र है, जी। और जड़ में वो गुरु बैठा हुआ है। गुरु। हाँ। बहुत बढ़िया। तो अभी इसमें मुझे कंफ्यूजन क्या है कि जैसे आपने बताया कि वो चंद्रमा 8वें में होता है तो अमृत होता है, पर मेरी जो मदर थी उनकी डेथ डेथ जल्दी हो गई थी, और बीमारी मुझे है, मुझे मतलब मैं इस अरुण चक्कर। जी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, आपने शायद पहली लाइन नहीं सुनी। मैंने कहा है कि अष्टम का चंद्रमा या तो अमृत या खालिश जहर, खालिश जहर का मतलब होता है प्योर जहर, या तो वो अमृत बनेगा या खालिश जहर बनेगा, यानी कि या तो बहुत अच्छा हो जाएगा या वो जहरीला हो जाएगा। ये बात डिसाइड होगी हमारे मंगल के ऊपर। अगर मंगल हमारा साथ दे जाता है तो अमृत है, नहीं तो खालिश जहर बने। दूसरी चीज मैंने ये कहा है, अगर चंद्रमा अष्टम में हो तो खुद की आयु के लिए अच्छा है, यानी व्यक्ति की खुद की आयु बढ़ती चली जाएगी। ऊपर से अगर मंगल भी अच्छा है तो माता की भी आयु बढ़ती चली जाएगी। तो हमें ये बात निश्चय मंगल से ही अरुण जी करना होगा। ठीक है तो जी। वो मैंने अष्टम के चंद्रमा के लिए फिर से सुन लो, और लाल किताब में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, अमृत या खालिश जहर, अष्टम का चंद्र। अगर हम लाल किताब पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ नहीं गुरुजी, मेरे इसमें था कि मदर की डेथ हो गई, पर मुझे वैसे कोई फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है। है। नहीं वो तो हम भी कह रहे हैं अरुण जी, फाइनेंस की तो इसमें जिक्र ही नहीं आया ना। अच्छा, तो आप कहते हाँ। हैं ना कि वो कैश है, वो चंद्रमा वो नहीं लिक्विड है। नहीं 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 नहीं, कैश है बिल्कुल। 8वें के चंद्रमा को तो मैं खराब बता ही नहीं रहा ना, मैं तो कह रहा हूँ मंगल से देखो। मंगल में आप आज 9th का में। वीडियो देखोगे ना, मैंने उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि हम स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ना हो जाए कि भाई कल तो गुरुजी ने बताया था चंद्रमा नीच का है, तो नीच का चंद्रमा तो बड़ा खराब रिजल्ट देगा। तो मैंने कहा था कि ऐसा नहीं है। इसमें पुरुष की कुंडली होगी तो विशेष रूप से अगर मंगल अच्छा बैठा होगा तो कहीं ना कहीं बचा लेगा, तो हमें बोलने के अंदर भी ज्यादा दिक्कत नहीं पैदा करेगा,
नहीं तो पुरुष की कुंडली में ये व्यक्ति के अंदर फिर बोलने से रिलेटेड भी बड़ी समस्या आ जाती है। बोलने का मतलब है मेरा वो आ, थोड़ा सा स्त्रीगत गुण आ जाता है, हेजिटेशंस रखता है, हर एक के सामने नहीं इतना बोलना चाहता, कम बोलते हैं सिर्फ। ठीक है। आप धीरे धीरे कुंडलियां देखेंगे तो चीजें और भी स्पष्ट होंगी। ये वीडियो आज का एक बार फिर से सुनना तो ठीक आपको है। और भी क्लैरिटी आएगी। ठीक है हाँ जी। सोनिया जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। अच्छा, गुरुजी एक और मैं चीज आपने जो स्पष्ट करना बताया, चाहूँ, कभी कभी ये होनी अनहोनी दशाओं की वजह से भी बहुत ज्यादा निर्भर करती है। ये भी मैं बता दूं, एक फैक्टर का मैं जिक्र करना भूल गया, वो है हमारे दशा। दशाएं अगर खराब हो जाती हैं तो उसमें भी कई बार ये दिक्कत हो जाती है, जो कि हमारे बेसिक कंसेप्ट से कई बार नहीं समझ में आता है। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा है कि मदर का जाना, कभी कभी चौथे घर भी खराब होता है, चंद्रमा भी खराब होता है, फिर भी माँ होती है। कई बार दोनों ही ठीक ठाक होते हैं फिर भी माँ नहीं। दशा भी इसमें बहुत अहम रोल अदा करती ठीक है है। जी। हाँ सोनिया जी। गुरुजी अभी आपने जो बताया बिल्कुल सही है। मेरा चंद्रमा 8वें भाव में है, सन मून मरकरी तीनों 8वें भाव में है, अच्छा जी। और मुझे कुछ भी डर पर कुछ भी नहीं लगता। तो काफी बोल्ड हूँ, लेकिन मुझे हमें भी कोई टेंशन नहीं है, ये बात आपके हस्बैंड मुझे देखें। हाँ वो खुश है। बस नजला बहुत रहा मुझे, जो आपने कल की क्लास में बताया। हम्म। नजला की शिकायत बहुत रही, लेकिन शादी के बाद बिल्कुल खत्म हो गई। ठीक है, गुड। दैट आई डोंट नो क्यों हो गई, बट हाँ नजला बहुत रहा बचपन में, बहुत सर्दी जुकाम बहुत रहा। मंगल 8 की वजह से ही था शायद। मंगल अच्छा है, माँ से बहुत अच्छे संबंध है, कोई परेशानी नहीं है। जी। एंड मदर अभी हैं? हाँ मदर है, हाँ, एंड वेरी देखिए गुड अभी रिलेशन। आप ही के सामने, देखिए अभी यहाँ पर केस में देखिए, ये एक एग्जाम्पल है कि चंद्रमा के साथ मंगल बैठा हुआ है। चंद्र मंगल एक साथ है ना सोनिया जी? नहीं नहीं नहीं, सन मून मरकरी एक साथ है 8 भाव में, और 9वें भाव में मंगल है। हाँ, तो मंगल 9वें स्थान के अंदर आ गया। गुड। हाँ बहुत बढ़िया। मंगल 9वें भाव के अंदर है। मंगल अच्छा है, तो माँ के साथ संबंध भी अच्छे हैं, एंड सब अच्छा है। माँ को टचवुड मैंने नहीं देखा अपनी माँ को बीमार वगैरह जल्दी से होते हुए या परेशान ऐसे, बहुत तो बढ़िया। अच्छा है वो। हाँ बहुत बढ़िया। यही बताना था गुरुजी, थैंक यू। हाँ, किरण खुराना जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मुझे एक दो क्वेश्चंस, अब मुझे ये नहीं पता कि सिली क्वेश्चन है क्या है। जैसे ये समझ आया कि मून मतलब हम माँ को देखते हैं, ठीक है, लेकिन जो हम माँ बनते हैं तो हम ये नहीं देख सकते कि हम बच्चों के लिए कैसे माँ बने, कैसी माँ है। हम्म। पहला क्वेश्चन तो ये। अब दूसरा, यदि पहले वाली माँ के 5 बच्चे हैं तो पांचों के मून जो है एक ही जगह प्लेस होंगे। जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी में बिटिया का मून 8वें घर में है, बेटे के यहाँ पे मून 10वें घर में है। तो मैं एक के लिए 10वें घर में बोला, आयु की गारंटी नहीं माँ की। 8वें घर में बेटी के हिसाब से आपने कुछ बताया, ठीक है, वही अमृत और जहर। तो मतलब मेरे को अपनी आयु देखनी है तो मेरे दोनों बच्चों के तो अलग अलग हाउस में है। तो मतलब ये मून, मैं खुद माँ बन रही हूं तो मेरे को समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं अपनी मदर को देख सकती हूँ। मेरी मेरी कुंडली में मैं अपनी माँ को देखूंगी। तो क्या यही बात है? हम अपनी कुंडली में अपने चंद्रमा से अपनी माँ को देख सकते। ओके। आपके बच्चे आपको देखेंगे अपनी कुंडली के अनुसार। अब आपके ही प्रश्न का जवाब मैं देना चाहूंगा। देखिए, ये सब्जेक्ट एक ऐसा है जिसमें ना बहुत प्रैक्टिस की गुंजाइश होती है, पर जब हम कोर्स करवाते हैं तो हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम एक एक पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कस कर सके। होना तो ये चाहिए कि आप लोगों का केस लिया जाए और आपको बैठ करके एक एक केस पे समझाया जाए, पर उतना समय नहीं होता, ये भी एक समय की विडंबना है। अब देखिए कैसे होता है, फिर क्या होता है कि स्टूडेंट्स में, खास करके ऑनलाइन के स्टूडेंट्स में, ये होता है कि उनकी बात ले लीजिए, हमारी नहीं ली। और कुंडली विश्लेषण करते समय 1 घंटा लग जाता है पूरी बात समझाने।
सही है। मतलब जल्दी जल्दी करेंगे, या तो एक ही टॉपिक हो, एक ही पॉइंट हो, तो चार पांच कुंडलियां भी ले ली फटाफट, ये देखो ये देखो ये देखो, जैसे शादी का क्वेश्चन ले लिया, देखो भाई ये चीज ऐसे ऐसे, एक ही अगर सूत्र को हम अप्लाई कर रहे हैं ना, तो चार पांच कुंडलियां ली जा सकती है। पर जैसे हर केस में अलग अलग, जैसे कि दसम का चंद्रमा, दसम के चंद्रमा के लिए मैंने क्या चीज बताई, मैंने, आप खुद देखेंगे कि पहाड़ों में रुका हुआ पानी है, जी। पहाड़ों में रुका हुआ पानी, कि माँ की तबीयत ठीक है, पर कोई गारंटी नहीं। आप मेरा वीडियो सुनेंगे तो मैंने स्पष्ट रूप से यही बोला है, यस। जी जी कोई जी। गारंटी नहीं। यस। अब इसमें भी हर जगह इफ एंड बट, जैसे आठवें चंद्रमा के लिए इफ एंड बट, कि साहब मंगल अगर साथ दे देगा तो ठीक ठाक रह जाएगा, अगर मंगल साथ नहीं देगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। जैसे वही अरुण जी को भी डाउट हो गया था कि आठवें के चंद्रमा में भी दो बातें बोली गई, या तो खालिश जहर हो जाएगा या वो अमृत हो जाएगा। तो जब हम बढ़िया चीज बोल रहे हैं उसके लिए भी टर्म्स एंड कंडीशन है, घटिया चीज बोलेंगे तो भी उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन है। जी दसम का चंद्रमा माँ की हेल्थ के लिए कोई अच्छा नहीं माना जाता वैसे। जी। अब यहाँ पर चंद्रमा के लिए, ये किसका घर है, ये शनि का घर है, हम्म। ये शनि का घर है, और शनि का घर है, साथ में ये घुटना है, ये घुटना है, तो ये माँ के घुटनों की तकलीफों को बढ़ा सकता है। अब दूसरा बेटा है, मान लो तीन बेटे हैं एक माँ के, तो हर एक का चंद्रमा उनकी बीमारी को डिसाइड कर सकता है, मैं आपको बता दूं, ओके। हर एक का चंद्रमा। पर किसके चंद्रमा से प्रॉब्लम आ रही है, जिसका चंद्रमा पीड़ित होगा, ये ध्यान रखना। अगर चंद्रमा पीड़ित नहीं है, सपोज करो किसी व्यक्ति का चंद्रमा, मान लो आपका बेटे का चंद्रमा दसम में है, वहां पर मंगल बैठ गया, अब मंगल तो उच्च का है, और चंद्रमा को मंगल का साथ बहुत अच्छा लगता है। अब ऐसा चंद्रमा बिल्कुल भी माँ को तकलीफ नहीं दे, पर यहीं पर चंद्रमा बैठा है और यहाँ पर एक राहु ग्रह बैठ गया। अब माँ की हालत देखो, माँ की हालत एकदम खराब करते हैं, माँ शुरू से मेंटल स्ट्रेस में जिएगी। अब देखो चंद्र राहु का संबंध तो उसकी कुंडली में दसम में बन रहा है, पर माँ को स्ट्रेस हो रहा है, माँ को तकलीफ हो रही है। तो हर एक के साथ देखना पड़ेगा, ये तो मैंने ग्रह बिठा दिए, पर हो सकता है कि किसी की टक्कर लग रही हो किसी ग्रह की, किसी की नेगेटिव दृष्टि आ रही हो उसके ऊपर, हो सकता है कि शनि की दृष्टि आ रही हो। तो हर एक की सिचुएशन में ट्विस्ट होते हैं थोड़े थोड़े, जिससे क्लास में एग्जैक्टली बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एग्जैक्टली वो केस क्या है, वो हमें पूरा तो पता ही नहीं होता। सिंपल सी बात है, चंद्रमा को तीन ग्रहों का साथ चाहिए, सूरज का, मंगल का और बृहस्पति का। अगर कहीं पर, अभी मैं एक केस बताता हूं, चंद्रमा 12वें का था पर बृहस्पति साथ में बैठा हुआ था, चंद्रमा 12वें का था और बृहस्पति साथ में बैठा हुआ है, मां को कोई तकलीफ ही नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित हुआ ही नहीं है। पहली शर्त है मां को बीमार होने के लिए कि चंद्रमा पीड़ित होना चाहिए, चाहे वो किसी भी हाउस में। जब तक चंद्रमा पीड़ित नहीं होगा, पाप ग्रह से ग्रसित नहीं होगा, मां को कोई तकलीफ नहीं होगी। पीड़ित होगा फिर तकलीफ होगी। जैसे कल्पना जी ने कहा कि चंद्रमा शनि के साथ बैठ, यहां चंद्रमा पीड़ित हो गया, स्ट्रेट अवे पीड़ित हो गया, पीड़ित होगा तो मां को तकलीफ होगी, वरना नहीं होगी, सिंपल सी बात। तो सबसे पहले आपने ये चीज जरूर चेक करनी है, केवल भाव को ही नहीं देखना। ये तो हम समझाने के लिए, स्टेप समझाने के लिए समझा देते हैं कि आपने ये भी देखना है, ये भी देखना है, पर आपने उसको पूरे सामूहिक रूप से उस चीज को देखा तो हमें चीज समझ में आए। तो अभी का जो क्वेश्चन कई बार बोलने में बड़ा टिपिकल सा देखने को लगता है, पर वो बड़ा इजी सा होता है, पॉइंट समझे। जैसे मेरे दोनों बेटे हैं, दो बेटों का सूर्य लगन में ही बैठा हुआ है,
पर इसका क्या मतलब हुआ? इसका एक मतलब ये भी हुआ कि वो मुझे बड़ा प्यार करेंगे, क्योंकि उन्होंने सूरज को कहां बिठा रखा? अपने सर पे बिठा रखा। सर पे जो ग्रह बैठेगा, यानी कि वो इंसान के दिमाग में सबसे ज्यादा असर करता है। अगर किसी का लगन पे सूरज बैठा है, यानी कि पिता, पिता उसके लिए रोल मॉडल हो सकता है, पिता उसके लिए बहुत ही बड़ा आइडेंटिटी हो सकता है, पिता की वो हमेशा रेस्पेक्ट करेगा। और ये मेरे साथ, कि मेरा भी कुंडली में ग्रह ऐसा बैठा है पिता, कि मैं अक्सर कहता हूँ यार, मैं कुछ भी, मैं पिताजी को नहीं समझा सकता, मैं उनसे बहस ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ड्यू टू रेस्पेक्ट, मैं करना नहीं चाहता। तो सारे कहते हैं इनके पिता पुत्र के संबंध बहुत अच्छे हैं। अब अच्छे क्या है कि एक जना बोले दूसरा सुने तो संबंध अच्छे ही रहेंगे। अब जहां बहसबाजी होगी वहां संबंध खराब होंगे। सिंपल भाई, संबंध खराब कैसे होते हैं? एक ने कहा ये करना है, दूसरा कहता है ऐसे कैसे करना है, ऐसे तो नहीं करना। एक ने कहा कि हम ये प्रोग्राम ऐसे ऐसे करेंगे, दूसरे ने कहा ठीक है पापा जी, जैसे आप कहोगे वैसे ही हो जाएगा। अब झगड़ा काहे का होगा? तो झगड़ा होगा नहीं ना। तो ग्रह को केवल आयु से भी नहीं देखना, रिलेशनशिप से भी देख सकते हो आप। तो केवल एक आयाम नहीं होता, हमें अलग अलग टेक्निक सीखनी है ज्योतिष के अंदर, कि किसको पॉइंट को कहां से कैसे देखा जाए। क्योंकि एक ग्रह से बहुत सारी चीजें देखी जा रही हैं। अब मान लो अभी तक हमने धन देखा, हमने अभी माँ को देखा। अब बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो क्या देखें? तो भी तो चंद्रमा ही देखेंगे। कोई कहता है जी इसका मन बटा भटकता है, किताब खोलता है तो दिमाग में कुछ कुछ आने लगता है। अब ये खेल किसका है? चंद्रमा का है। पर इसको देखने का तरीका बदल जाएगा। अब यहां पर बुद्ध की इन्वॉल्वमेंट आएगी। तो लाल किताब क्या लिखती है? यदि कुंडली में बुद्ध कायम है, कुंडली में, फिर से बोल रहा हूं, कुंडली में बुद्ध यदि कायम है तो चंद्रमा अशुभ फल नहीं देगा। अब वो ये किस रेफरेंस में कह रहा है ये बात? पढ़ाई के विषय में। अर्थात किसी बच्चे का बुद्ध कायम है, यानी कि बुद्ध अच्छा है। अब चंद्रमा उसका कहीं भी बैठा हो, बेशक छठे में बैठा है, आठवीं में बैठा है, 12वें में बैठा है, कहीं बैठ जाओ, अगर बुद्ध कायम है तो पढ़ाई में रुकावट पैदा नहीं करेगा। अब ये कौन सी रुकावट की बात हो रही है, ये भी समझना होगा, कि जब बच्चा किताब खोलता है तो किताब में ही ध्यान रहे। ये उस रुकावट की बात। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं फोकस नहीं बना पाते, मास्टर जी ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना लगता है, 5 मिनट 10 मिनट तो ध्यान रहता है, फिर बंदा कहीं और स्टेशन पे चला जाता दिमागी रूप से, है मास्टर जी अपने कलम लिखते रहते हैं। तो ये जो चीज घटित, ये कैसे घटित हुई? ये भी तो चंद्रमा का खेल है। और इन बच्चों का भी इलाज करेंगे तो चंद्रमा का ही उपाय करना पड़ेगा। आप जिन लोगों का मन चंचल है बहुत ज्यादा, क्या करोगे? मन चंचलता के भी कई रूप हो गए। बड़े बड़ों का भी मन चंचल होता है। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, मूड स्विंग्स के पीछे भी चंद्रमा का ही रोल है। एक ग्रह बहुत सारी चीजों के अंदर है इन्वॉल्व। पर आपको अलग अलग के मामले में अलग अलग टेक्निक सीखनी पड़ेगी। चंद्रमा हमारा मन है, और मन कहते हैं भटकता रहता, भटकता रहता। अब किसी सुंदर चीज को देखा और मन आ गया। लड़के ने किसी सुंदर स्त्री को देखा, उसका अरे वाह कितनी सुंदर है, काश ये मेरी पत्नी होती। अब मन घूमा। अब ज्योतिषी को कहां से देखना है ये बात? ये खाली चंद्रमा का खेल थोड़ी है, चंद्रमा तो पैसा भी है। हो सकता है वो फटीचर हो, बिल्कुल हो सकता है वो करोड़पति हो, पर मन भटक रहा है उसका। ये भटकाव की स्थिति अब कहां से देखेंगे? तो वही सूत्र थोड़ी लगेगा कि 8वें में बैठा है कि छठे में लगना है। ये हमें टेक्निक सीखनी, इसलिए ज्योतिष लंबा समय लगाता है सीखने में। तो लोगों को पेशेंस की बड़ी भारी कमी है। पहले तो हमारे यहाँ 1-1 साल 1.5-1.5 साल क्लासेस चलती थी, हर आदमी माइंड सेट से आता था कि 1.5-2 साल हमने कहीं नहीं जाना। आज कह दो जी 1.5-2 साल हमारे पास रहना पड़ेगा, बंदा है ये तो क्रैश कोर्स कराओ 3 महीने वाला, जिसमें एकदम अप टू डेट हो जाए। सर्टिफिकेट दो, हम तो कल से करना शुरू कर देंगे, इंतजार कर। अब ये छोटी छोटी टेक्निक कौन बताए?
अब परंतु हमने ये तो वाला सीखा है, ये पता बहुत चल धीरे धीरे से, बहुत धीरे धीरे सीखा है, और स्लो स्लो सीखने से ही मजबूती आई है चीजों को समझने में। ये जो भटकाव की स्थितियां आएंगी वो कब आएंगी? जब चंद्रमा का राहु के साथ मिलन हो जाएगा, या राहु चंद्रमा का कहीं पर भी कॉम्बिनेशन बनेगा, तो वो राहु चंद्रमा हमेशा क्या पैदा करेगा? भटकाव। किसका? आकर्षण का। इसलिए राहु चंद्र के योग को अच्छा नहीं माना जाता। वो हमेशा प्रेम संबंधों के मामले में कंपैरिजन करेगा, मेरी शादी अच्छी कि मेरी शादी बुरी, मेरा जीवन साथी अच्छा कि मेरा जीवन साथी बुरा, काश ये होता, काश वो होता। अब चंद्रमा यहाँ पीड़ित हुआ, परंतु प्रॉब्लम कहाँ पैदा कर रहा है? रिलेशनशिप के अंदर उस व्यक्ति का मन भटका रहा है। अब यहाँ शुक्र नहीं है, ध्यान रखना, मैंने शुक्र का नाम नहीं लिया, यहाँ शुक्र का नाम नहीं लिया। अब आप कहते हो जी राहु कहाँ से ले आए आप? अब आप आगे पढ़ोगे, अब आप आगे पढ़ोगे तो शुक्र राहु और केतु से मिलके बना है। जैसे गुरु, सॉरी, जैसे चंद्रमा सूरज और गुरु से मिलके बना है। सूरज की रोशनी, गुरु की हवा, सूरज की रोशनी, गुरु की हवा, गुरु की ऑक्सीजन, दोनों से मिला चंद्र का रूप। शुक्र दो ग्रहों से मिलके बना है, राहु से और केतु से। इसीलिए तो केतु में गुण है संतान पैदा करने का, केतु में गुण है, इसीलिए तो उसको औलाद के लिए सुख का कारक माना जाता है कि केतु अच्छा होगा तो औलाद का सुख होगा, क्योंकि आया वो शुक्र का ही पार्ट है, राहु शुक्र का ही पार्ट है। तो इसमें गलती मत करना। अब राहु चंद्रमा के साथ मिलेगा तो मामला तो शुक्र वाला जाएगा ना। पॉइंट समझे नहीं समझे? मन भटकेगा उसका, इसलिए बस उसका ध्यान उधर ही रहे। तो ये राहु चंद्रमा, अब ये रहस्य की बात है, राहु चंद्रमा वाले के अट्रैक्शन की तरफ भागेगा, दौड़ेगा। तो ये चीजें धीरे धीरे आपको पता चलेंगी, हर ट्रिक में अलग अलग है। अब धन की बात आएगी तो धन में ऐसा थोड़ी आएगा यहाँ शनि का रोल आ जाएगा, यहाँ शनि का रोल आ जाएगा। अभी तक तो चंद्रमा से हम धन देख रहे थे, पर धन को रोकेगा कौन? लाल किताब स्पष्ट रूप से कहती है, चंद्रमा धन का बहता दरिया, परंतु खजांची शनि है। खजांची, अभी मैं किसके रेफरेंस में बता रहा हूं? ये धन कमाने के रेफरेंस में बता रहा हूं मैं आपको। वैसे धन का खजांची कौन है? ओवरऑल जिंदगी में धन का खजांची है आपका बृहस्पति, इसीलिए उसे धन का कारक भी कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? परंतु यहां पर हम चंद्रमा को, यानी मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, अलग अलग ग्रह को एक ही बात कही जा रही है। चंद्रमा को धन का कारक कह देते हैं हम, बृहस्पति को भी तो धन का कारक कहते हैं, सूरज को भी तो हम धन का कारक कहते हैं, पर वो तीनों बिंदु अलग अलग है। उसको किस लिए कहा गया है? सूरज को कहेंगे अनलिमिटेड धन, अल्टीमेट वेल्थ गिवर कहा जाता है, अल्टीमेट वेल्थ गिवर कहा जाता है सूरज को। क्यों कहा जाता है? उसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि सूरज हमेशा देता ही रहता है, और कितना देता है? अल्टीमेट, उससे ज्यादा कोई दे ही नहीं सकता। बृहस्पति क्या है? ज्ञान। जिस ज्ञान के माध्यम से आप धन को संचित करके रखते हो, वो ज्ञान जो है वो धन का खजांची बन जाता है। पर धन को कमा के लाने की जो कला होती है, जो धन कमाने का मादा जो देता है, जो जज्बा है धन कमाने का, वो शनि देगा। अब धन की जब बात आएगी तो हम कहेंगे धन का खजांची जो है शनि है। अगर वो ठीक है, यानी कि कुंडली में अगर शनि की स्थिति अच्छी है, तो चंद्रमा बहता दरिया है, चंद्रमा फिर बहता दरिया है। फिर जो जो बातें आपको बताई हैं कि धन के माफिक, वो आपकी अच्छी निकलेगी, वो बढ़िया निकलेंगी। तो जैसे अरुण जी ने कहा कि मेरे पास धन की कोई कमी दिखाई नहीं दी, निश्चित रूप से अरुण जी का
शनि की सिचुएशन जो होगी वो अच्छी होगी। अगर कुंडली में शनि की सिचुएशन अच्छी होगी तो निश्चित रूप से चंद्रमा कहीं बैठ जाओ, उसने धन देना ही देना है। ठीक सही है है। ना? सही है। तो अलग अलग रेफरेंस में एक ही ग्रह को रख करके अलग अलग बिंदुओं से देखा जाता है। ये केवल एक ही चीज से देखेंगे तो वो तो बहुत गुच पुच हो जाएगा। आप अगर देखो कि मैं चंद्रमा को सिर्फ भाव में ये देख लूं कि यहाँ पे धन भी देख लूं, माता भी देख लूं, मन भी देख लूं, और चीजें भी देख लूं, ये ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, मैंने आप लोगों को बता रखा है करेक्टर के मामले में, जब तक व्यक्ति करेक्टरलेस नहीं होगा, जब तक चंद्रमा पीड़ित नहीं होगा। अब ये उल्टी बात कह दी एकदम बात, क्योंकि चंद्रमा के समान कोई पापक ग्रह नहीं है। ये शनि राहु को भी फेल कर देता है पापकता में, पर कब? जब ये नीच राशि में होगा। जब ये नीच राशि में होगा और इसको किसी अन्य ग्रह की मदद ना मिले, तो इसमें प्रभाव पाप प्रभाव को ना तमस प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर ये रिलेशन डेवलप करते समय कभी भी चिंता नहीं करते कि कहाँ रिलेशन डेवलप कर देंगे, कोई भरोसा ही नहीं। पर हम केवल इसको अब चंद्रमा से ही थोड़ी देखेंगे, और बिंदु भी देखेंगे हम इसके। अगर हमने करेक्टर देखना है तो हमने सूरज को भी देखना होगा, हमें बृहस्पति को भी देखना होगा, हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा, 3 ग्रहों को देखना पड़ेगा, जिसका सूरज अच्छा, मंगल अच्छा, बृहस्पति अच्छा, करेक्टर अच्छा। अब चंद्रमा कहीं बैठ जाओ, बच जाएगा व्यक्ति। और अगर इनमें से खास करके सूरज और बृहस्पति में कमजोरी आ गई और चंद्रमा थोड़ा सा भी बिगड़ गया, नीच का तो खैर बहुत बड़ी बात होगी, थोड़ा सा भी बिगड़ जाएगा तो व्यक्ति का करेक्टर ऐसे डावाडोल मिलेगा। तो ये बहुत सारी ज्योतिष की टेक्निक है जो धीरे धीरे सुनते सुनते समझ में आ जाएगी। योगेश जैन जी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हाँ गुरुजी, मेरे 2 सवाल थे। पहला तो ये कि जैसे कोई बच्चा का जन्म लेता है, ठीक है, तो उस वक्त उसकी कुंडली से देखा जा सकता है कि माता को कष्ट होंगे उस वक्त या नहीं होंगे, पहला। ठीक है। रिसेंटली अभी मेरे पास एक कुंडली आई थी, उनमें लास्ट मंथ में अभी एक बच्चे का जन्म हुआ। उनका बच्चे का चंद्रमा तीसरे भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। और बच्चा ही ऑपरेशन से हुआ है, सिजेरियन। ठीक है। ठीक है। और सिजेरियन बच्चा हुआ, उसके बाद माँ के टाक ऑपरेशन से हुआ तो टाकों में पस पड़ गया, और अब उस 1 महीना होने को आ गया है, वो अभी तक ठीक नहीं है। जनरली 10 दिन में ठीक हो जाता है केस। ठीक है। और दूसरा मेरा ये सवाल था कि जैसे चंद्रमा कहीं भी बैठता है किसी भी भाव में, तो क्या हमें उस भाव से संबंधित चीजों के बारे में भी विचार करना चाहिए? जैसे अगर किसी का चंद्रमा 11वां में बैठ गया तो उसकी इनकम का विचार करें, या 10 में बैठ गया तो कर्म का विचार भी शायद उससे करना चाहिए। ये करना चाहिए या नहीं? योगेश जी, ज्योतिष बिल्कुल ऐसा है जैसे एक आयुर्वेद का स्कूल था, उस आयुर्वेद के स्कूल में आयुर्वेद सिखाया जाता था। जब कोर्स पूरा हुआ तो गुरुजी ने कहा भाई मैं परीक्षा लूंगा और फिर सर्टिफिकेट दूंगा। तो उन्होंने जो पात्र स्टूडेंट थे उनको काम पे लगा दिया, बोला जंगल में जाओ और वो औषधि खोज के लाओ, वही पेड़ पत्ता ढूंढ के लाओ, वही कोई वृक्ष ढूंढ के लाओ, कोई वनस्पति ढूंढ के लाओ जिसका कि आयुर्वेद में कोई उपयोग ना हो। पूरे जंगल में जाओ, कोई भी ऐसा पत्ता, पेड़, वनस्पति ढूंढ के लाओ जिसका कोई भी आयुर्वेद में उपयोग ना हो, एज ए मेडिसिन कोई उपयोग ना हो। तो एक भी नहीं मिला। कहने का मतलब प्रकृति ने जो दिया वो सब चीज उपयोगी है। ज्योतिष में आपकी कुंडली में हर चीज उपयोगी है, भाव भी, भावेश भी, कारक भी। जैसे कि ग्रह किसी भाव में बैठा है, आप उस भाव को अवॉइड कर ही नहीं सकते। अगर चंद्रमा 11वें में बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से 11वें का चंद्रमा
इनकम से रिलेटेड बात तो करेगा ही करेगा। अगर चंद्रमा दशम में बैठा है तो वो आपके काम करने के तरीके को दिखाएगा ही दिखाएगा। हर इंसान काम को कैसे करेगा ये 10वां भाव बताता है। और उसको करेगा कैसे? चंद्रमा बैठा है ना, तो चंद्रमा दशम में जब भी बैठेगा तो आदमी अपने मूड के अनुसार काम करेगा। कभी बहुत मेहनत करेगा, कभी बिल्कुल मेहनत नहीं करेगा, कभी वो खुद ही डाउटफुल रहेगा जिसका चंद्रमा दशम में होगा कि मैं आलसी हूं या मैं बहुत मेहनती हूं। डाउटफुल। क्यों ये डाउटफुल हुआ? क्योंकि घर तो शनि का है, शनि के घर में चंद्रमा, डाउटफुल तो रहेगा ही रहेगा। कभी तो उसमें जोश आ जाएगा तो दुनिया भर का काम करेगा, कभी बिल्कुल आलस, सुबह से शाम तक काम नहीं करके देगा आप। तो उसमें क्या होगा? कंसिस्टेंसी नहीं होगी। कंसिस्टेंसी देने का काम करता है शनि। अब चंद्रमा आने से कंसिस्टेंसी गायब हो गई। पर यहीं अगर मंगल दशम में आ जाए तो फिर उसकी कंसिस्टेंसी का लेवल देखो। अगर उसने नियम बना लिया कि मैं इतने बजे से लेके इतने बजे तक काम करूंगा डेली, वो करेगा, उसका डिसिप्लिन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा। चंद्रमा को दशम में मजा ही नहीं आ रहा, चंद्रमा को 10वें भाव में मजा ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी, वो शनि के घर में फंसा पड़ा है। अब उसी चंद्रमा को आप 9वें में बिठा दो। अब नमा तो बृहस्पति का है, उसको आनंद ही आनंद आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं उसको। तो वो यानी कि जो भी काम करेगा वो बड़े दिल से करेगा, बड़े दिल और आत्मा के साथ वो काम करेगा। तो हम भाव को तो भूल ही नहीं सकते, ये तो भूलना ही बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है। हाँ ममता जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी, क्या चंद्र केतु के साथ रहने से माँ का सुख नहीं मिलता? नहीं देखो, माता के सुख के लिए मैंने अलग अलग आज चीजें बता दी आपको। क्योंकि मेरे कभी पास भी ये नहीं दो कहना, ऐसे। ना ना, ये नहीं कहना कि चंद्रमा केतु एक साथ हो गए तो माँ का सुख नहीं मिलेगा या सुख मिलेगा। दोनों ही बातें गड़बड़ है। आपके पास ऐसी बहुत सारी कुंडलियां मिलेंगी जिसमें चंद्र केतु होने से माँ का सुख नहीं मिलेगा, और कुछ चंद्र जी केतु की कुंडलियां ऐसी आएंगी जिसमें माँ का सुख है। मैंने क्या कहा कि जी। मंगल से देखो, हम्म। मंगल देखो, है ना, वो चीज डिसाइड करेगी। एक एक में चंद्र केतु चौथे भाव में है और मंगल 9वें भाव में। हाँ और एक एक में चंद्र केतु 12वें भाव में है। हाँ। और तो उसमें पहले भी तो माँ का सुख नहीं। पहले की बात करो ना, पहले एक एक करके। चंद्र केतु चौथे में, मंगल, हाँ, मंगल चौथे 9वें में। में हाँ। हाँ मंगल जी, क्या? 9वें में है। मंगल मगर माँ लगन में नहीं है? है। नहीं, आप पहले 9वें भाव में। बताइए। 9वें भाव में है तो माँ नहीं है? तो क्यों नहीं है नहीं, ममता जी, पहले बताइए। आप ही बताइए, इससे प्रैक्टिस भी होगी आपकी। बड़ा सिंपल है, मैं तो अभी अभी तो बताया। पहली बात तो केतु चौथे में बैठा है, माँ का ऋण, माँ का कर्जा यहाँ पर बन गया। चौथे का जी। केतु माता के सुख के लिए अच्छा नहीं होता, माँ की तबीयत के लिए भी अच्छा नहीं होता चौथे का केतु। हाँ, ये स्वास्थ्य हमेशा ध्यान खराब और रखिए। ऊपर उसके से, बाद मृत्यु। ऊपर से ऊपर से मंगल 8वीं टक्कर मार रहा है। जी समझ में आया? 8वीं टक्कर कैसे मारेगा चौथे में? जी। हाँ, तो चंद्रमा को तो मदद करनी चाहिए, नहीं सॉरी, मंगल को तो मदद करनी चाहिए। उल्टा मंगल जो है जी मदद, टक्कर मार रहा है। जी। टक्कर 6वें में होगा। एक ऐसे दो कैसे? तीन चार 9वें भाव का चंद्रमा तो छठ। मंगल बैठा रखा है ना आठ। आपने, मंगल को। जी जी, मंगल है। जी। हाँ, तो मंगल और को चौथे गिनो भाव में 9वें से, नहीं, 9वें से चंद्र गिनो। केतु चौथे। अच्छा, हाँ तो 9वें से एक। 9वें से देखो टक्कर लग हाँ, रही है कि नहीं लग रही मंगल की। एक लग रही है टक्कर। हाँ, तो जो बचाने और रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो कैसे गुजारा चलेगा? जो हमें जी। बचाने वाला है वही डेंट मार देगा तो कैसे गुजारा चलेगा? अच्छा, दोनों कुंडली में मंगल टक्कर दे रहे हैं। आप ही देखो, मंगल को तो साथ देना चाहिए जी ना तो ममता जी।
तो फिर लेकिन दोनों में माँ नहीं है। पर मैं वही तो आपको समझा रहा हूँ, मंगल का खेल अभी आज तो समझाया था मैंने कि अगर मंगल हम्म, हमारा साथ देगा तो माँ के लिए अच्छा हम्म, है। अगर मंगल साथ ना दे, जी, टक्कर तो मारने वाला है, ऐसे हम्म, टक्कर मार रहा है, उल्टा हमें चोट मार रहा है। जो जी, टक्कर मारने वाला चोट इस, मार रहा है, तो हाँ, चोट कहाँ लगी? अब जी, इसमें जी, एक और समस्या है। अब ये जो इनके माँ, कुंडली में जो योग आया है ना, इनको ध्यान से कहना कि ये केतु को भी टक्कर मार रहा है ये, और केतु अपनी खुद की औलाद होती है, जी, ये भी ध्यान रखना। हाँ, तो औलाद को भी दिक्कत है, जी, औलाद को भी चोट फेट लगने का डर रहेगा, इसके अंदर सर्जरी होने का, एक्सीडेंट होने का बड़ा भय रहता है ऐसे में। तो ऐसे में केतु का भी इलाज कराओ और मंगल का भी इलाज कराओ, नहीं तो मदर का तो सुख नहीं रहा, पर आगे चल के संतान में भी दिक्कत आ जाएगी। जी, 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 ठीक है, पावन जी, धन्यवाद। हाँ, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम जी प्रणाम। गुरुदेव, कोई बच्चा गोद गया हुआ है मान लो, अच्छा, उसमें चंद्र को कैसे देखेंगे? चंद्र को कैसे देखेंगे? कुंडली में देखेंगे, और तो नहीं पहुंची सर, कैसे? सर उसको कोई बच्चा गोद गया है मान लो, अब चंद्र हाँ, को उसकी पिछली माँ से देखेंगे, इसकी अगली माँ से देखेंगे? माँ तो बायोलॉजिकल मदर तो वही देखी जाएगी जैसे चंद्रमा से ही देखा जाए। हाँ जी। बायोलॉजिकल मदर जो होगी वो वैसे ही देखी जाएगी। हाँ जी। ठीक है। पर चौथा भाव जो होता है, ये फोर्थ हाउस गार्जियनशिप दिलाता है। जैसे कोई हाँ बच्चा जी। है, हाँ जी। उसकी माँ ने छोड़ दिया और उसको एक हाँ जी। परिवार दूसरा मिल गया, यानी कि उस हाँ परिवार जी। के लिए तो गोद लिया हुआ है। हाँ जी। इसका मतलब ये है कि उसको या तो चौथा भाव अच्छा मिलेगा या चंद्रमा अच्छा मिलेगा उस कुंडली में, दो में से एक ठीक का है सर। अच्छा होना बहुत जरूरी ठीक है सर। है। ठीक है सर। ठीक है। हाँ, और कौन रह गए? सागर साहब, सर प्रणाम। प्रणाम। सर ये जो अभी सर ने क्वेश्चन पूछा था ना, ये गोद वाला जो है, इसमें ये चीज में आपने जो पॉइंट बताया, तो चंद्रमा अच्छा जो चौथा भाव अच्छा होना चाहिए या गुरु अच्छा होगा? नहीं नहीं, जो अभी मैंने गोद लेने वाला बताया ना, गोद लेने वाला हाँ नहीं हाँ। बताया। पवन अच्छा जी अच्छा। का प्रश्न ये था कि कोई बच्चा गोद आया है, अब ठीक उसकी है। कुंडली है, अब उसकी जी जो असली माँ है, या तो उसने जी। छोड़ दिया है या उसकी मदर की डेथ हाँ हो गई, ठीक कोई है। ऐसा ठीक इवेंट हुआ है, जब भी तो ठीक उसको है। बेचारे को दूसरी जगह आना पड़ा। कई बार ठीक नहीं है। भी होता, रिश्तेदारी में भी बच्चा बदला बदली कर लेते हैं हाँ आपस हाँ। में, जी कि जी। किसी के ज्यादा हो गया, किसी के है ही नहीं, वो तो उसने कहा जी चलो हमें दे दो। ठीक है ठीक ना? है। तो ठीक है। उसमें से अक्सर बच्चे जो जाते हैं बड़ी अच्छे घरों में जाते हैं, मतलब ठीक है। गोद देने वाला जो है अपने से ऊंचे घर कोई देता है, ये रसूख है। तो ठीक है। वहां पर उस बच्चे का या तो चौथा भाव अच्छा मिलेगा या चंद्रमा अच्छा मिलेगा, दो में से एक अच्छा मिलने के योग जरूर होंगे ही। नहीं, ये सही बताया आपने, पॉइंट है। है ना? मैंने एक कुंडली देखी, उसमें चौथे का गुरु था उसका। हाँ, तो ये सर होगा। एक चीज पूछना चाह रहा था, जैसे कि चंद्रमा जैसे दूसरे भाव में उच्च का हो जाता ठीक है है। ना, वृष राशि में, जैसे मान लो काल पुरुष में, तो अगर खाली बैठा हो दूसरे भाव में, तो उसका क्या बोल रहे हैं? और वो उसके साथ राहु बैठ के, तो आपने बताया बहुत गड़बड़ हो गया, कल नहीं सवाल आज सुन लिया, वो तो बहुत गड़बड़ कर रहा है राहु बैठ के राहु और चंद्र दूसरे भाव में बैठ जाए? दूसरे में। हाँ सर। हाँ, गड़बड़ नहीं है, किसका है नहीं ये? नहीं, राहु चंद्र दूसरे में बैठ गए, और उसको बुध केतु जो है वो उसको बैठ के देख रहा है अष्टम में। पहली बात तो और सागर सूर्य, साहब, ये राहु और चंद्र बैठ जाए यही गड़बड़ है, हाँ यही बहुत बाकी की गड़बड़। तो तो ये जुड़ती क्या नहीं है। मानसिक रूप से ये बीमारी कौन सी देंगे ये बंदे को? बार बार मतलब कुछ अचानक ऐसी साल 6 महीने में झटका लगता रहता है, ये इसलिए पूछ रहा था। एक तो इन लोगों को इमोशनल डेंट बहुत लगते हैं, जी इनको जी। हाँ, ये सोचते बहुत साइकोलॉजिकल बारीक हैं। साइकोलॉजिकल फियर्स इनके अंदर बहुत रहते हैं, मानसिक पीड़ाएं इनके साथ ठीक बहुत है। रहती है, और इनको हमेशा एक फीलिंग रहती है कि ठीक हमें है। कोई समझता नहीं, हमें कोई समझ नहीं अच्छा। पाता है, इसलिए ये कटे कटे से भी रहते हैं कई बार। और इनका जो व्यवहारिक पक्ष होता है वो कई बार बड़ा गड़बड़ा जाता अच्छा, इसमें इसका उपाय किसका करना पड़ेगा, इसमें राहु चंद्र में दोनों में? है। राहु का सागर साहब, राहु का। वैसे इसमें आपने बताया था गुरु अच्छा हो, और मान लो, तो गुरु मान लो 9 में बैठा है, तो गुरु तो थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब।
गुरु 9वें में बैठा है, इसलिए तो बंदा सही सलामत चल रहा है, ये समझ लो। और मंगल भी छठे है, मंगल थोड़ा एक गड़बड़ चीज है। ध्यान रखना, राहु चंद्रमा का सेकंड भाव में बैठना एक तो वाणी दोष पैदा कर देता है। ऐसा व्यक्ति बोलते समय कभी कभी ऐसी भाषा का उपयोग कर जाता है जो सामने वाले के लिए दिक्कत में डालने वाली हो। दूसरा, करेक्टर के मामले में भी कई बार ये गलतियां खा जाते हैं। तीसरा, ये खुद मानसिक विडंबनाओं के शिकार हो जाते हैं, इमोशनल डेंट इनको बार बार लगते रहते हैं। ये 3-4 पॉइंट हैं जो दिक्कत देते हैं। ऐसे कुटुंब में के लिए, राहु कुटुंब है का जी, जैसे घर में परिवार कुटुंब में भी अगर लड़की है गड़बड़। तो उसकी अपने ससुराल वालों से बनती नहीं, लड़का है तो उसको अपने परिवार वालों से नहीं बनती। अच्छा अच्छा। हाँ, और सर ये खाली चंद्रमा इसकी जगह 12वें में हो तो वो क्या करेगा सर? चंद्रमा 12वें का तो अच्छा होता ही नहीं सागर साहब, वो तो वो तो दिक्कत बहुत देता खराब होता है, नींद वगैरह नहीं आएगी उसे। है। नींद की भी और डिस्टरबेंस रहती है उन लोगों को, बुरे बुरे सपने आते हैं उनको, कई तरह की, हमेशा दिमाग चलता रहता है, बहुत सारी तकलीफें हैं। तो इसमें चंद्र करना पड़ेगा तब जाकर। हाँ, फिर चंद्रमा के उपाय करने। ठीक है, थैंक यू सर। आस्था जी। सर अगर चंद्रमा 6th हाउस में बैठा हो और साथ में चंद्रमा के घर में कोई पापी ग्रह बैठा हो तो वो डबल डेंट हो गया चंद्रमा पे। हाँ, चंद्रमा के लिए तो अच्छा नहीं हुआ। चंद्रमा छठे में बैठना इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता। मानसिक रूप से, मानसिक मतलब मन के लिए, प्रोफेशन के लिए बिल्कुल भी खराब नहीं है आस्था जी। अगर कोई बच्चा वकील बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है ना, या ऐसे काम करना चाहता है जिसमें लोगों के कष्ट के समय पैसा आता हो, तो उसके लिए कोई खराबी नहीं है। पर खुद के इमोशनल मैटर्स के लिए छठे का चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं माना जाता। और और ऐसे मदर में के लिए भी मानसिक अच्छा नहीं माना है जी, मदर की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं माना मदर की जाएगा। हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। और ऊपर से चौथे भाव में भी कोई पाप ग्रह बैठ जाए, तो पाप ग्रह कौन सा बैठा है उस पर निर्भर करता है। अगर राहु बैठा है तो ज्यादा दिक्कत नहीं देगा। राहु के अलावा कोई ग्रह बैठा है, जैसे मंगल बैठ गया चौथे घर में, तो समस्या बहुत बढ़ा देगा, तो उसके ननिहाल में भी दिक्कत पैदा कर देगा। या तो उसका मामा नहीं होगा, और मामा होगा तो बड़ी आर्थिक स्थितियां बड़ी खराब कर देगा, मामा को बड़ी परेशानी की हालत में डाल देगा, या ननिहाल पक्ष खराब होता चला जाएगा। तो ऐसे देखा जाता है। तो पापक भी कौन सा बैठा हुआ है वो देखना पड़े। तो ये बात तो एकदम सच है। हम्म। सर मेरे बेटे का ही है तो मतलब मेरे मायके वालों को तो बहुत प्रॉब्लम होती गई है हम्म, इवेंचुअली। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, ठीक है, थैंक यू। एक चीज चलिए आज का क्वेश्चन सर आप इन एक चीज लोगों की ना प्रैक्टिस करो, मैं और पॉइंट बनाओ कि चंद्रमा से जो जो चीजें देखी जाती हैं, इनको अलग अलग आयाम से देखा जाता है। हर एक ग्रह को, मतलब एक ग्रह के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, सबको एक ही मतलब चश्मे से नहीं देखा जा सकता। उसके अलग अलग पॉइंट बना बना करके सीखने पड़ेंगे आपको, तो जा करके चीजें पकड़े। अभी क्या है कि जैसे आप लोग देखते हो और फिर प्रैक्टिस करते हो, तो वो चीजें नहीं मिलती तो आपको हताशा होती है कि यार ये इस बंदे ने क्या बता दिया, ये तो हमें समझ में आया ही नहीं। वो समझ में इसलिए नहीं आया कि हम एक ही पॉइंट को अलग अलग तरह से देखने में अभी सक्षम नहीं हुए, इसलिए। अच्छा, दूसरा, हम लोग 22 तारीख से एक प्रोग्राम कर रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। क्वेश्चन आंसर सेशन उसके अंदर होंगे, डाउट सेशन होंगे, और उसमें मैं कोशिश करूंगा कि कुंडली का विश्लेषण भी करूं, ताकि आप लोगों को कुंडली के माध्यम से भी पूरा चार्ट देख करके भी समझें कि हम आखिर प्रेडिक्शंस करते कैसे हैं, या किस तरीके से हम उसको देखने का तरीका क्या हो। ज्योतिष में स्टेप्स और टेक्निक्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर हमें टेक्निक पकड़ में आ गई, किस बात को कहाँ से देखना है, तो फिर प्रैक्टिस का पार्ट रह जाता है, फिर धीरे धीरे समझ में आ जाता है। सर हाँ एक छोटी कल्पना सी जी। बात पूछ। सर ये कहती सर किसी का चंद्रमा का 12th हाउस में हो और 8th हाउस में मंगल, दैट मीन उसकी बुनियाद में मंगल बैठे हो, तो उनको हाँ, सर हम कह सकते हैं कि चंद्रमा को सपोर्ट मिलेगी और बिल्कुल चंद्रमा थोड़ा बिल्कुल। बेटर होगा।
बिल्कुल कल्पना जी, खुल करके कहिए, बिल्कुल। अच्छा, और सर अगर जैसे एक क्योंकि तो बुनियाद का, चंद्रमा की बुनियाद में मंगल बैठा है, तो बहुत सारी मानसिक तकलीफों से बचाने का काम करेगा। अच्छा, हाँ हाँ, ये समझ लीजिए, बंदे को बिंदास बना देगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत में डाल देता है ऐसा चंद्र। अच्छा सर, अगर 7th हाउस में अगर मंगल बैठा हो चंद्रमा के, वो ज्यादा बेटर है या बुनियाद में बैठा हुआ वाला मंगल ये ज्यादा बेटर बैटर तो हर जगह है। ये है? समझो 7th कि में कोई ग्रह कहीं भी बैठ जाए, कुछ अच्छा प्रभाव देगा और कुछ बुरा प्रभाव देगा। नहीं, मैं चंद्रमा के 7th में अगर मंगल आ जाए तो हम्म। वो उसका असेसमेंट थोड़ा बेटर होगा, या चंद्रमा के 9th हाउस में हाँ, मंगल आए खाली तो? खाली अगर चंद्रमा 7वें में बैठे तो ठीक है फिर भी, और अच्छा, मंगल भी आ जाएगा तो खराब कर देगा। ओके, हाँ हाँ, तो 7th एस्पेक्ट इतना अच्छा नहीं होगा, 9th एस्पेक्ट भी, 9th बुनियाद ज्यादा बेटर। ठीक है सर, थैंक यू सर, हाँ धन्यवाद सर। सोनिया जी बताइए। गुरुजी, ये जो आपने भी कॉम्बिनेशन बताया, मून 6 और मंगल 4 में आ जाए, अगर ये किसी गोद लिए बच्चे की कुंडली में हो तो किस पर असर होगा? मामा पे और किस पे होगा? ननियाल नहीं पे। तो जो मामा जिसके, नहीं तो जिस परिवार में बच्चा आया है उस ननिहाल पर असर नहीं होगा, नहीं नहीं कि नहीं, जहां से आया है? वो जहाँ से आए, नए वाले पे नहीं। अच्छा अच्छा, नए नए वाले पे। वाले पे नहीं होगा ना? अच्छा, नहीं, मेरा अभी बिल्कुल एक कॉम्बिनेशन यही खुला जो आपने बताया, बच्चा गोद आया है, तो इसलिए नहीं नहीं, पूछा। उस पे नहीं होगा। थैंक यू हाँ गुरुजी, शालू थैंक जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, अगर चौथे घर में शनि और केतु और 5वें घर में चंद्र हो तो इस पर क्या? शनि केतु ही क्यों पूछा चौथे में? सर कुंडली में था ऐसा मेरे क्या चीज रिलेटिव, देखना चाहते हो? मतलब मदर के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि चंद्र 5वें भी है और चंद्र के घर में शनि केतु है। हाँ, शनि केतु का देखिए, केतु जैसे ही चौथे में आए ना, शालू जी ये समझना, ये मदर के लिए ठीक, ठीक ये नहीं है। मदर की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। हाँ, इसमें केतु का उपाय कंटिन्यूस कराना, नहीं तो मदर को नी रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम आ जाएगी। माँ बेड रिडन भी हो सकती है, माँ को श्वास की तकलीफ भी हो सकती है, माँ को कमर दर्द की तकलीफ भी हो सकती है। गुरुजी बिल्कुल ठीक है कि मेरी मदर इन लो को ये प्रॉब्लम थी। और सर चंद्रमा 5 में है तो ये बेटर है इसके लिए, क्योंकि चंद्र सूर्य का फ्रेंड है जैसे, हाँ बिल्कुल ठीक है, चंद्रमा और पंचम में सूर्य अच्छा का भी है माना जाता और गुरु का भी है। है। हाँ वो अच्छा माना जाता है, 5वें में तो ये चंद्रमा अच्छा है। तो सर ये क्या अच्छा रहेगा माँ के लिए? माँ के लिए अगर केतु चौथे में बैठे तो क्या अच्छा रहेगा? चंद्र खुद 5 के का भी मन कोई? के लिए। चंद्रमा जब भी पंचम में बैठे, ये सोचो खुद के मन के लिए अच्छा है। अच्छा, खुद के मन के लिए अच्छा, माँ मतलब बेटे के लिए माँ अच्छी रहेगी लेकिन माँ को तकलीफें रहेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, बिल्कुल 100% राइट है सर ये, क्योंकि मेरी मदर इन लोग को ये प्रॉब्लम है और मेरे जो हस्बैंड है वो अपनी माँ के लिए बहुत मतलब रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। बिल्कुल बहुत बढ़िया, धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी।